नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है और हमने अभी तक उसमें चर्चा कर लिए हैं 14 अध्याय। और पिछले अध्याय में मैंने आपसे चर्चा की केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, यानी केंद्र और राज्य के बीच किस किस प्रकार के संबंध होते हैं। उस अध्याय में मैंने आपसे चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था 3 संबंधों के बारे में, यानी विधायी संबंध, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंधों के बारे में उस अध्याय में आपसे मैंने चर्चा की। और मित्रों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करेंगे अंतर्राज्य संबंध की, यानी राज्यों के बीच कौन कौन से संबंध होते हैं और अगर विवाद हो तो कैसे उनको सुलझाया जाता है। इन सभी जो है बातों की आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं अंतर्राज्यीय संबंधों की। तो मित्रों, एक बात मैं आपको जो है आज विशेष रूप से बता दूं, यानी एक सूचना आप सुन लीजिए। जो पहले अपनी वीडियो में जो कॉर्नर में राइट साइड में और ऊपर कॉर्नर में जो लोगो आता था, वो जो है सॉफ्टवेयर का लोगो जो आता था, आज आपको वो लोगो नहीं दिख रहा होगा। तो मित्रों, वो जो लोगो आता था वो सॉफ्टवेयर का ट्रायल वर्जन था और मैंने अब आपके लिए जो है पेड वर्जन उसका ख़रीद लिया है। तो वो जो लोगो आता था लिखा हुआ, वो लोगो अब हट गया है। तो मित्रों, अब जो है आपको किसी भी प्रकार की वीडियो में दिक्कत नहीं होगी। यानी वैसे तो पहले भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो है कॉर्नर में कभी कभार आपको, मुझे ऐसा लगता था कि दिक्कत हो जाया करती होगी, इसलिए मैंने जो है उस लोगो को हटा दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कहता है भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र और राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं अपितु राज्यों के अंतर संबंधों पर भी निर्भर करती है। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि हमने जो संघीय व्यवस्था का जो सिद्धांत हमने अपनाया, उस सिद्धांत की सफलता इस बात पर हमें जो है निर्भर करती है कि केंद्र और राज्यों यानी केंद्र और राज्यों के मध्य जो है सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। और आगे ये कहता है कि संविधान ने अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में जो है कुछ प्रावधान भी किए हैं, यानी संविधान ने कुछ ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे कि जो राज्य हैं उनके बीच जो है सामंजस्य का भाव बने रहे और जो है किसी भी प्रकार का उनके बीच विवाद ना हो। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय, यानी मित्रों आगे विशेष रूप से और डिटेल से हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि अंतर्राज्यीय अगर जल विवाद हो जाए, यानी एक राज्य और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर मान लो जल के विवाद से संबंधित कोई भी जो है मामला अगर आ जाए तो उसका कैसे हम निपटारा करेंगे, इस बात की भी जो है यहाँ चर्चा की जा रही है। फिर फ्रेंड्स कहता है अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता, यानी मामलों को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद जो गठित की जाएगी वो कैसे मामले को सुलझा करके जो है राज्यों के बीच समन्वय का जो है, यानी राज्यों के बीच समन्वय प्रदान करेगी, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। आगे ये कहता है कि सार्वजनिक कानून, दस्तावेज, न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता और अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की भी स्वतंत्रता की यहाँ बात की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद की, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर पानी के बंटवारे को लेकर कोई विवाद हो जाए तो उसका विवाद को सुलझाने के लिए, यानी उस विवाद को सुलझाने के लिए संविधान ने कौन कौन से प्रावधान किए हैं तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो कहता है मित्रों, संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है संविधान का जो अनुच्छेद 262 है वो हमें यह प्रावधान करता है कि अंतर्राज्यीय अगर जल विवाद हो जाए तो उसको जो है निपटारा अनुच्छेद 262 के तहत किया जा सकता है। और उसमें कौन से प्रावधान हैं, तो मित्रों ये कह रहा है कि संसद कानून को बना करके, कह रहा है मित्रों संसद कानून बना करके अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे और नियंत्रण से संबंधित विवाद का न्याय निर्णय कर सकती है। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अगर मान लो कि दो या दो से अधिक राज्य, मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं तो मान लो कि केरल है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है, अगर इनके बीच पानी का अगर विवाद हो, और मित्रों आपने जो है कभी कभी सुना भी होगा कावेरी जल विवाद के बारे में, तो वो जो विवाद जो है संसद सुलझा रही है वो इसी अनुच्छेद के माध्यम से जो है सुलझा रही है। तो मित्रों अगर मान लो
ये 3 राज्य हैं और इनके बीच कोई किसी भी प्रकार का विवाद होता है पानी के बंटवारे को लेकर, तो फिर क्या होगा कि अनुच्छेद 262 के तहत जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए एक जो है न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा और वो न्यायाधिकरण ही होगा जो इस मामले को सुलझाएगा। तो इसी बात की यहाँ चर्चा की जा रही है कि संसद क्या करेगा कि एक संसद जो है कानून बनाएगी और उस कानून के माध्यम से पानी के बंटवारे को लेकर के जो भी विवाद होगा उस विवाद को सुलझाया जाएगा। आगे फ्रेंड्स कहता है संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में न तो उच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। यानी फ्रेंड्स संसद को यह भी अधिकार है कि जो पानी के बंटवारे से संबंधित जो भी विवाद है उस विवाद को केवल और केवल, यानी मित्रों सिर्फ और सिर्फ उस विवाद को कौन सुलझाएगा कि जो अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए जो न्यायाधिकरण गठित होगा वही उस विवाद को सुलझाएगा। इसके अलावा किसी भी अदालत को, यानी मित्रों ना तो सुप्रीम कोर्ट को और ना ही भारत की किसी भी अदालत को यह अधिकार है कि वह जो है उस विवाद को सुलझा सके। यानी मित्रों भारत की कोई भी अदालत उस विवाद को नहीं सुलझा सकती, यह संसद जो है प्रावधान कर सकती है। तो फ्रेंड्स आगे ये कहता है इस प्रावधान के अधीन संसद ने 2 कानून बनाए, एक तो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। यानी फ्रेंड्स इसी जो अनुच्छेद है 262 उसका संसद ने प्रयोग किया और इस संसद ने इस अनुच्छेद का प्रयोग करके 2 कानून भी बनाए ताकि जो है हम मामलों को निपटा सकें। तो कहता है एक तो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 संसद ने बनाया और एक बनाया अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। तो मित्रों ये कहता है कि नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियंत्रण और विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया। यानी फ्रेंड्स कह रहा है कि संसद ने जो नदी बोर्ड अधिनियम बनाया 1956 वो किसके लिए बनाया, तो कह रहा है कि संसद ने यह अधिनियम बनाया कि नदी घाटियों का नियंत्रण हम कर सकें और इसके अलावा नदी बोर्डों की स्थापना भी हम इस अधिनियम के माध्यम से कर सकें। तो फ्रेंड्स आगे कहता है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के जल के संबंध में 2 या अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय के गठन की शक्ति प्रदान करता है। यानी मित्रों मैंने पहले आपसे चर्चा की थी कि अगर हमें जल विवाद से संबंधित किसी भी मामले को सुलझाना है तो केंद्र सरकार जो है उस मामले को सुलझाने के लिए जो अलग से एक न्याय निर्णय यानी अलग से एक जो है अस्थायी न्यायालय का गठन करेगी। तो आगे कहता है न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। यानी फ्रेंड्स जो न्यायाधिकरण संसद गठित करेगी अंतर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने के लिए, उस न्यायाधिकरण का जो भी निर्णय होगा यानी उस न्यायाधिकरण ने ये कह दिया कि भैया अमुक राज्य को यानी इस राज्य को इतना पानी मिलेगा और उस राज्य को जो है इतना पानी मिलेगा, तो उन दोनों राज्यों को जो है उस न्यायाधिकरण के निर्णय को मानना बाध्यकारी होगा। यानी वो जो है उस न्यायाधिकरण के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होंगे। और आगे कहता है कि कोई जल विवाद जो इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे किसी न्यायाधिकरण के अधीन हो, सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। यानी फ्रेंड्स आसान शब्दों में ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कोई भी जल विवाद है, वो जो जल विवाद होगा वो न्यायाधिकरण के अधीन अगर हो, यानी उस मामले पर अगर न्यायाधिकरण जो है चर्चा या विचार कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी दूसरा न्यायालय उस पर जो है किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स ये था अपना अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित यानी अनुच्छेद 262 के बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि अगर राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का पानी को लेकर विवाद हो तो उसको जो है कौन सुलझाएगा, संवैधानिक प्रावधान आखिर क्या क्या किए गए हैं, तो इन सभी के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। और फ्रेंड्स आगे हम बात करें तो ये देखिए मित्रों मैंने आपसे शुरू में चर्चा की थी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु यानी और इसके साथ साथ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश की भी यहाँ बात की जा रही है कि मित्रों मैंने आपसे कावेरी जल विवाद की जो बात की, तो कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए संसद ने जो है कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था सन 1990 में। और मित्रों आप देखिए कि ये जो मामला है कावेरी जल विवाद का वो अभी तक यानी आप लगभग समझिए 30 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन फिर भी यह मामला अभी तक चल रहा है। और यह जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के यानी विशेष तौर पे देखें तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन 3 राज्यों के मध्य ही यह विवाद जो है बना रहता है। और आगे हम फ्रेंड्स बात करेंगे अनुच्छेद 263 की यानी अंतर्राज्यीय परिषदों की हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषदें एक संवैधानिक निकाय है। यानी फ्रेंड्स
एक बार मैं आपसे जो है फिर से चर्चा कर दूं कि 3 शब्दों की मैंने आपसे जो है 2 बार तो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं और आज मैं जो अंतिम बार आपसे चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, आप जो है आने वाले समय में या कभी भी जो है इन तीनों शब्दों के बारे में याद रखना। आगे हम फिर जो है कभी भी ये शब्द आएंगे तो मैं आपसे पुनः इन शब्दों की चर्चा नहीं करूँगा। तो मित्रों देखिए कौन कौन से शब्द हैं तो मैं आपको बता दूं। तो देखिए पहला शब्द मित्रों, देखिए पहला शब्द है संवैधानिक। यानी फ्रेंड्स पहले शब्द की अपन बात करें तो पहला शब्द है संवैधानिक। दूसरा शब्द है मित्रों सांविधिक। दूसरा शब्द है सांविधिक। और तीसरा शब्द मित्रों देखा होगा आपने और सुना भी होगा कि संवैधानेतर, यानी संवैधानेतर। तो फ्रेंड्स ये 3 शब्द हैं। तो देखिए पहले शब्द की अगर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूं तो देखिए जिस भी प्रावधान का, यानी कोई भी अगर प्रावधान संविधान में किया गया है तो वो प्रावधान जो होगा वो संवैधानिक। यानी मान लीजिए फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 324 है और अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग की, यानी अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग की हमने स्थापना की थी। निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले कोई कि क्या निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप जो है इसका आंसर सही में देंगे कि हाँ निर्वाचन आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था। यानी फ्रेंड्स आप इतना समझ लो आसान शब्दों में, जिस भी संस्था का हमने प्रावधान किया है संसद में, यानी जिस भी संस्था से संबंधित अगर कोई प्रावधान संसद में है, अगर कोई प्रावधान संविधान में है, तो वो संस्था जो होगी वो संवैधानिक संस्था कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको। और अगर हम दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द है सांविधिक। यानी फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो मित्रों आपने जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में सुना होगा, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग। तो फ्रेंड्स आपने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में तो सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जो है सही होगा। यानी फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो एक सांविधिक संस्था है। यानी फ्रेंड्स आसान शब्दों में आप ये समझिए कि अगर मान लो कि किसी संस्था को हमने संसद के द्वारा जो है अधिनियम या एक कानून बना करके हमने किसी संस्था का निर्माण किया, तो वो जो संस्था कहलाएगी वो संस्था होगी सांविधिक संस्था। यानी मित्रों ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग गठित किया, इसको गठित किया गया था 1992 में, और जो एक्ट लाया गया था वो एक्ट लाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। तो फ्रेंड्स यानी एक बार मैं आपसे और बात करूं तो आसान शब्दों में आप ये समझिए कि अगर संसद ने या किसी भी राज्य ने जो है कानून बना करके किसी संस्था का निर्माण किया तो उस संस्था को हम कहते हैं सांविधिक संस्था। और अगर किसी संस्था का जो है संविधान के अंदर किसी संस्था का हमने जो है प्रावधान कर दिया, यानी किसी भी संस्था का संविधान में जिक्र है, तो उस संस्था को हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो दोनों शब्द मित्रों मैंने आपसे विस्तृत चर्चा की और आसान शब्दों में समझाया। अब हम चलते हैं तीसरे शब्द की ओर। तो आपने तीसरा शब्द सुना होगा संवैधानेतर। यानी फ्रेंड्स आपने नीति आयोग के बारे में सुना, और आशा करता हूँ कि सभी लोग जो है नीति आयोग के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसकी स्थापना हुई थी मित्रों 2015 को, यानी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स आपसे अगर पूछ ले कोई क्या नीति आयोग जो है एक संवैधानेतर संस्था है, तो आप जो कहोगे कि हाँ बिल्कुल नीति आयोग जो है वो एक संवैधानेतर संस्था है। तो फ्रेंड्स संवैधानेतर का मतलब आखिर क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपसे पहले और संवैधानिक शब्द में बात की कि जिस जो है संस्था का जिक्र संविधान में होगा उसे हम कहेंगे संवैधानिक। जिसका हम जिक्र करेंगे किसी कानून के माध्यम से, यानी किसी कानून बना करके हमने किसी संस्था को बनाया, उसको हम कहेंगे सांविधिक संस्था। और अगर मित्रों आप मान लीजिए कि न तो किसी संस्था को हमने बनाया किसके माध्यम से, ना तो हमने संविधान में उस संस्था का जिक्र किया, ना ही हमने किसी कानून को बना करके उस संस्था को बनाया, तो मित्रों अगर इन दोनों के माध्यम से, यानी इन दोनों के माध्यम से, पहले और दूसरे के माध्यम से अगर हमने किसी संस्था को नहीं बनाया, तो फिर हमने किसी संस्था को बनाया कैसे?
तो उस संस्था को अगर हमने जो है बनाया कैसे, तो अगर इसका आंसर आप यानी अगर इसका आंसर आपसे पूछा जाए कि जो है हमने किस संस्था को न तो संवैधानिक रूप से बनाया, न हमने सांविधिक रूप से बनाया, तो आखिर हम उन्हें उस संस्था को कैसे बनाया, तो मित्रों हमने उस संस्था को बनाया जो है संवैधानेतर माध्यम से। यानी कि संसद ने क्या किया कि यानी भारत की जो भी सरकार है वो सरकार क्या करती है कि जो कैबिनेट होती है, उन्होंने कैबिनेट ने जो है एक प्रस्ताव पास कर दिया कि हाँ हम जो है इस संस्था को बना लेते हैं, और इस प्रकार से वो संस्था बन जाती है। यानी कोई कानून नहीं बनाया, कोई संविधान में प्रोविजन नहीं किया, बस उनको इच्छा लगी कि हाँ हमें जो है इस संस्था को बना लेना चाहिए, और उस संस्था को जो है जो भी सरकार होती है वो उसका निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से मित्रों तीनों शब्दों की मैंने आपसे जो है विस्तृत चर्चा की है, और आशा करता हूँ कि आपको आज जो है इन तीनों शब्दों का मतलब समझ में आ गया होगा। और मित्रों जो है आपको इन शब्दों से संबंधित किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन आने वाले समय में नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है मित्रों, जो है आपने आज तीनों इन शब्दों का मतलब समझ लिया। और फ्रेंड्स आज के बाद जो है अब हम कभी भी इन तीनों शब्दों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं जो है आपसे जो है विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा। मैं ये मान करके चलूँगा कि मैंने जो है आज के लेक्चर में आपको जो है इन तीनों शब्दों का मतलब समझा दिया है, और आने वाले समय में आपको इन तीनों शब्दों से संबंधित चाहे किसी भी एग्जाम में जो है इन शब्द का अगर प्रयोग होगा तो आप जो है मैं आशा करता हूँ कि आप जो है उस शब्द का मतलब निकाल करके उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं, हम जो है बात कर रहे थे वो हम जो है अंतर्राज्य परिषदों के बारे में बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स हम जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि अंतर्राज्य परिषदें जो होती है वो संवैधानिक निकाय है, यानी हमने इस परिषद का संविधान में जिक्र किया है। तो फ्रेंड्स कहता है अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य और केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्य परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। यानी फ्रेंड्स अनुच्छेद 263 जो है यानी कि केंद्र और राज्य इन दोनों के मध्य समन्वय बना रहे, किसी भी प्रकार का जो है इनके मध्य हितों में टकराव न हो, और किसी भी प्रकार की जो है ऐसी स्थिति ना बने जिससे जो है इन दोनों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो। तो इन सभी विवादों को जो है नहीं उत्पन्न हो, इसके लिए जो है संविधान में हमने 263 के तहत अनुच्छेद 263 के तहत एक प्रावधान किया किसका, अंतर्राज्य परिषद का। और इस प्रकार राष्ट्रपति अगर किसी भी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद को गठन कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित भी करता है। यानी फ्रेंड्स अगर मान लो यानी पहले तो हमने कुछ प्रावधान कर दिया कि हाँ जो है राज्य और केंद्र के मध्य विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लो कि अगर विवाद उत्पन्न भी हो जाए तो विवाद का जो है निपटारा कौन करेगा। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है, हमने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है अनुच्छेद 263 के तहत कि अगर केंद्र और राज्य के मध्य विवाद उत्पन्न होता है या दो से अधिक राज्यों के मध्य भी अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि उस विवाद को सुलझाने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद का गठन करेगा। और उस अंतर्राज्य परिषद के यानी किस किस कार्य होंगे, अंतर्राज्य परिषद कौन कौन सी कार्य करेगी, उसका संगठन कैसा होगा, इन सभी की जो शर्तें होगी वो सभी भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा। और मित्रों आगे कहता है कि यद्यपि राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के कर्तव्यों के निर्धारण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 263 निम्न अनुसार इसके कर्तव्यों का उल्लेख करता है। यानी फ्रेंड्स ये कहता है कि राष्ट्रपति को के जो अधिकार होंगे अनुच्छेद 263 के अंतर्गत उन्हीं की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति को जो है कौन कौन से अधिकार होंगे। तो ये कहता है कि राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और ऐसे विवादों पर सलाह देना। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि राज्यों के मध्य अगर विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे मामलों में सलाह देने की बात भी राष्ट्रपति के लिए कही गई है। इसके अलावा कह रहा है कि उन विषयों पर जिनमें राज्यों और केंद्र तथा राज्यों का समान हित हो अन्वेषण और विचार विमर्श करना। यानी अगर राज्य और केंद्र और या राज्यों के मध्य अगर समान हित वाले कोई मुद्दे हैं तो उन पर भी जो है राष्ट्रपति विचार विमर्श करेगा। इसके अलावा ऐसे विषय तथा विशेष तौर पर नीति और इसके क्रियान्वयन से बेहतर समन्वय के लिए संस्तुति करना। और फ्रेंड्स आगे ये कहता है परिषद के अंतर्राज्य विवादों पर जांच करने और सलाह देने के कार्य उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवादों के निर्णय के अधिकार क्षेत्र के संपूरक है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत जो विवादों पर जो सलाह देने के जो अधिकार हैं उसी का जो संपूरक यह अधिकार भी है, कौन सा, अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन का अधिकार। और आगे फ्रेंड्स कहता है परिषद किसी विवाद चाहे कानूनी या गैर कानूनी का निष्पादन कर सकती है, लेकिन इसका कार्य सलाहकारी होगा न कि
वो जो है अनिवार्य रूप से मान्य निर्णय। यानी फ्रेंड्स, अगर अगर मान लीजिए अंतर्राज्य परिषद ने निर्णय दे दिया कि जो है केंद्र या राज्य के मध्य जो है विवाद को सुलझाने के लिए उसने जो है किसी भी प्रकार का मान लीजिए निर्णय दे दिया, तो वो जो निर्णय होगा तो वो जो है सलाहकारी निर्णय होगा। यानी जो है सरकारें उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगी। जो निर्णय होगा वो जो है उसने एक सलाह के रूप में दिया है। यानी सरकारें उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं कि हाँ उस निर्णय को सरकारों को बाध्य जो है मानने के लिए बाध्य ही होना होगा। यहाँ जो है इस बात की चर्चा की जा रही है। आगे फ्रेंड्स कहते हैं अंतर्राज्य परिषदों की स्थापना के बारे में। यानी अंतर्राज्य परिषदों की स्थापना के लिए कौन कौन से आयोगों ने चर्चा की, तो कह रहा है केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग 1983 ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्य परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिए थे। यानी फ्रेंड्स, मैंने आपसे जब केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की तो मैंने आपको जो है उसमें बताया था कि सरकारी आयोग 1983 में गठित हुआ था और उसने जो है स्पष्ट रूप से इस बात की सिफारिश की थी कि जो है अंतर्राज्य परिषदों का हमें गठन करना चाहिए ताकि हम केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझा सकें। तो मित्रों, ऐसे ही मैंने जो है उस समय और उस लेक्चर में मैंने आपसे 6 जो है आयोगों की चर्चा की थी। तो वो है कौन कौन से आयोग हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बार कमेंट ज़रूर करिए। और जो भी नए मित्रगण इस लेक्चर को देख रहे हैं वो जो है उन पुरानी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखो। मित्रों, आप यकीन नहीं करोगे कि जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन उन जो है टॉपिक्स से बनते हैं जो कि आप जो है आसानी से उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी की बात यहाँ कही जा रही है कि सरकारी आयोग ने ये कहा था कि हमें जो है अंतर्राज्य परिषदों का गठन करना चाहिए। और उसी के संदर्भ में फ्रेंड्स कह रहे हैं कि सरकारी आयोग की उपरोक्त सिफारिशों को मानते हुए वीपी सिंह की सरकार ने जो है 1990 में अंतर्राज्य परिषद का गठन भी किया। यानी फ्रेंड्स, जब सरकारी आयोग ने ये कह दिया कि हमें जो है अंतर्राज्य परिषदों का गठन करना चाहिए, तो फिर इस जो सिफारिश तो जो सरकारी आयोग ने की उस सिफारिशों को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी उसने जो है मान लिया और उसने 1990 में एक अंतर्राज्य परिषद को गठित भी कर दिया। और मित्रों, आगे चर्चा की जा रही है कि अंतर्राज्य परिषद गठित की जाती है, उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, कौन इसका अध्यक्ष होता है। तो कहते हैं कि अध्यक्ष जो अंतर्राज्य परिषद का होगा वो होगा प्रधानमंत्री। यानी भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो उसका अध्यक्ष होगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके जो है सदस्य होंगे। आगे कहते हैं कि विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, यानी भारत के अंदर जो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास अपनी खुद विधानसभा है, यानी एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी, तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी अंतर्राज्य परिषद में सदस्य के रूप में शामिल होंगे। आगे कहते हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासक जहाँ विधानसभा नहीं है। यानी मित्रों, जो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे जो है विधानसभाएं नहीं है, यानी दिल्ली और पुदुचेरी के अलावा जितने भी हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ जो अपनी विधानसभा नहीं है, तो उन विधानसभाओं तो उन केंद्र शासित प्रदेशों को जो प्रशासक होंगे, यानी प्रशासक कौन, जो वहाँ जो है शासन करते हैं, तो वो जो है प्रशासक इस अंतर्राज्य परिषद के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति शासन जहाँ लगाया जाता है तो उस राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल भी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो होगा वो 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को मनोनीत करेगा, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल होगा और 6 कैबिनेट मंत्री भी अंतर्राज्य परिषद के सदस्य होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी जो है आमतौर पर जरूर क्वेश्चन बन जाते हैं कि निम्न में से कौन जो है अंतर्राज्य परिषद का सदस्य नहीं होता या कौन अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है। तो मित्रों, जो है आपको इस जो है अंतर्राज्य परिषद के बारे में, अध्यक्ष के बारे में, सदस्यों के बारे में जो है आपको अवश्य ध्यान होना चाहिए। और आगे फ्रेंड्स बात कही जाती है परिषद के अध्यक्ष द्वारा नियमित 5 कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो 5 कैबिनेट मंत्रियों को मनोनीत करता है या राज्य मंत्रियों को जो मनोनीत करता है वो भी परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। और आगे फ्रेंड्स कहता है कि अंतर्राज्य परिषद काम क्या करती है, तो कह रहा है यह अंतर्राज्य परिषद अंतर्राज्य केंद्र राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विषयों पर संस्तुति देने वाला निकाय। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि अंतर्राज्य परिषद हमने गठित कर दी संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है, तो ये काम क्या करेगी, तो कह रहा है केंद्र या राज्य के मध्य अगर मान लो भारत सरकार या हमारे देश की राज्य के कोई भी राज्य के मध्य अगर विवाद हो जाए या
केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य अगर विवाद हो जाए तो उन विवादों को सुलझाने के लिए सिफारिशें जो करती है वो अंतर्राज्यीय परिषद जो है सिफारिशें करेगी। और विस्तार पूर्वक यहाँ कार्य के बारे में कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो होगी वो ऐसे मामलों पर जो है विचार विमर्श करेगी जहाँ पे राज्यों का और केंद्र का साझा हित हो। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद जो है अपने क्रियान्वयन के लिए यानी नीतियों और उसके क्रियान्वयन के लिए जो है संस्तुति भी देगी। इसके अलावा जो है वह ऐसे विषयों पर भी विचार विमर्श करेगी जहाँ पे राज्यों का और हमारे जो अध्यक्ष हैं उसके द्वारा अगर जो भी जो है विचार अगर सौंपे गए हों तो उस पर भी अंतर्राज्यीय परिषद जो है विचार करेगी। तो आगे फ्रेंड्स कहता है परिषद की एक साल में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए, यानी अंतर्राज्यीय परिषद जो होगी वो एक साल में जो है 3 बार बैठकें करनी चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद को वर्ष में 3 बार बैठक करनी चाहिए। और परिषद की एक स्थायी समिति होती है जिसकी स्थापना जो है 1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत चर्चा के लिए की गई थी। यानी फ्रेंड्स कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो होती है इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद में एक जो है स्थायी समिति भी होती है। वो क्या करती है कि परिषद जो भी मामले लेकर के आती है उस पर जो है वो स्थायी समिति चर्चा करती है। और कह रहे हैं कि स्थायी जो समिति होती है वो स्थायी समिति उसके अंतर्गत जो है कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो होता है वो स्थायी समिति का अध्यक्ष होता है। 5 उसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी होते हैं और 9 उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। यानी मित्रों जो है एक संक्षेप में मैं आपसे चर्चा कर दूं तो आप ये समझिए कि मान लो कि केंद्र सरकार और किसी राज्य के मध्य अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। और उस अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के बाद वो अंतर्राज्यीय परिषद किसी भी मामले को जो राज्य के या राज्य और केंद्र के मध्य विवाद होता है उस मामले को सुलझाने के लिए सिफारिशें करती है। वो जो सिफारिशें करेगी वो सिफारिशें जो है एक सलाहकारी होगी, यानी सरकारें उस जो है जो भी वो सिफारिश करेगी उस सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगी, यानी कि वो एक सलाह के रूप में जो है सिफारिशें देती है। और फ्रेंड्स अंतर्राज्यीय परिषद की बात करने के बाद उसमें जो कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन उसकी अध्यक्ष होते हैं, तो उसकी बात हमने चर्चा की। फिर हमने जो अंतर्राज्यीय परिषद काम क्या करती है तो उसी की बात भी हमने जो है आगे की है। और फ्रेंड्स जो है आज का लेक्चर हम यहीं रखते हैं, तो अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे अंतर्राज्यीय संबंध के अगले भाग को लेकर के। यानी जो है ये तो आज का पहला भाग था। आगे के भाग में हम चर्चा करेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद के बाद जो है कौन कौन से और भी परिषदें होती हैं। यानी फ्रेंड्स हम क्षेत्रीय परिषदों की भी बात करेंगे, हम पूर्वोत्तर परिषदों की भी बात करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल न भूलें। और जो है वीडियो को लोगों में यानी अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर करें ताकि सभी लोग जो है पॉलिटी का अध्ययन करें और अपनी जो है पॉलिटी अच्छे से तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे जो है हम नए लेक्चर में और अंतर्राज्यीय संबंध के भाग 2 को लेकर के। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत।